बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 फरवरी है, दिन है जुमा का और साल 2022। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मंडी बहाउद्दीन में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में जो तकरीर की है, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की उस तकरीर के 10 अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आप तमाम देखने वाले तमाम नाज़रीन इस बात का फ़ैसला भी करेंगे कि वज़ीर आज़म की तकरीर के वो 10 पॉइंट्स हकीकत के कितने करीब तर थे या हकीकत के कितने करीब हैं। लेकिन इन 10 पॉइंट्स की तफसीलात बताने से पहले मैं आप नाज़रीन के साथ स्पेशली माज़रत करना चाहूँगा, और माज़रत इस नुक्ते पे, इस बात पे मैंने जो आप तमाम देखने वालों के साथ वादा किया था कि एवन फिर रेफरेंस में जो नैब ने अपनी लीगल टीम को चेंज करके, तब्दीलियाँ करके मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो नए वकील को स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे अज़हर सदीक़ को इंडक्ट किया है, इस फैसले की वजह क्या है? नैब का अज़हर सदीक़ को इस मुकदमे में लाने का मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ मकसद क्या है? क्या नैब मरियम नवाज़ को कन्विक्ट करवाना चाहता है या मरियम नवाज़ को रिलीफ दिलाना चाहता है, या नैब ने अपनी लीगल टीम में ये सारी चेंजेस करके और अज़हर सदीक़ को वसी अख्तियारात दे के अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश की है, अपने आप को NRO देने की कोशिश की है? ये बड़ी होशरुबा किस्म की तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव ख़बर है जिसकी तफसीलात मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। लेकिन आजकल चूँकि सियासी हलचल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अदालतें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, तो जो ख़बरों का फ़्लो है नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मेरे लिए ख़ास तौर पे ये फ़ैसला करना कि कौन से प्रोग्राम में कौन सी ख़बरें शेयर करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ये एक डिटेल ख़बर है, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसकी तफसीलात किसी और प्रोग्राम में कल या परसों आप नाज़रीन के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में तकरीर की है, उसके 10 पॉइंट्स पर गुफ्तगू करने से पहले हम ये बात करेंगे कि अचानक जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी हैं, उन्हें क्या हुआ है? अचानक से उन्होंने अपनी आँखें क्यों मोड़ ली है, हुकूमत को तेवर दिखाना क्यों शुरू कर दी हैं? यानी MQM की जानिब से यहाँ तक कह दिया गया है कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और जो नए वजारतों की ऑफ़र की जा रही है, उस ऑफ़र को भी MQM की जानिब से ठुकरा दिया गया है। जबकि मुस्लिम लीग काफ का मोअनिस इलाही के बयान के बाद यह कहना है, रात गई बात गई। यानी जो मोअनिस इलाही ने चंद रोज़ पहले बयान इमरान खान को दिया था कि आप नहीं घबराएं, अपने पार्टी के लोगों को भी बड़ा तगड़ा किस्म का मैसेज दे दें कि हम, यानी मुस्लिम लीग काफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। लेकिन अब मुस्लिम लीग काफ ये कह रही है कि वो जो बयान था मोअनिस इलाही का, वो सिर्फ उस रोज़ की हद तक था, रात गई बात गई। अब मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के अरकान की जानिब से हुकूमत की जो गवर्नेंस है, जो महंगाई की सूरत हाल है, उस पर खासी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के जो अपना सेनेटर हैं कामिल अली आगा, उनकी जानिब से बाकायदा मीडिया पे आके ये कहा गया है कि हमने जब यकीन दहानी एक बार करवाई थी कि 5 साल का हमारा मुआहदा हुआ है, तो मुमकिना तौर पे बयान जो है वो मोअनिस इलाही की जानिब से दिया गया था कि हम कोशिश करेंगे कि वो जो मैंडेट है 5 साल के मुआहदे का, उस मैंडेट को पूरा करें। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी जो मोअनिस इलाही ने बयान दिया वो सिर्फ उसी रोज़ की हद तक था। हमारी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, लेकिन साथ ही कामिल अली आगा ये भी कहते हैं कि फ़ैसलों का अख्तियार जो है मौजूदा सियासी हलचल के हवाले से अपोजिशन जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, तमाम फ़ैसलों का अख्तियार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया गया है। लेकिन अगली लम्हे वो ये भी कहते हैं कि जब मोअनिस इलाही ने बयान दिया है तो उसके बाद हुकूमत घबरा क्यों रही है? एक तरफ हुकूमत कहती है कि अपोजिशन घबरा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत घबरा कर जो वजारतें हैं वो अपने इत्तेहादियों में बांटना चाहती है कि क्यू लीग को इतनी वजारतें दे दें, MQM को इतनी जमातें दे दें, दीगर इत्तेहादियों को इतनी जमातें दे दें। तो कामिल अली आगा ने कहा कि लगता यह है कि अपोजिशन जो है वो तो पुरएतमाद दिखाई देती है, लेकिन इमरान खान या हुकूमत जो है वो एतमाद के इस ऐलान के बाद, फैसले के बाद घबराई हुई दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल कामिल अली आगा ने वादा अपना वाज़े कर दिया है कि अभी तक जो है हमने फ़ैसला नहीं किया, हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे और फिर फ़ैसला किया जाएगा कि हमने इस सियासी हलचल के दौरान सियासी जो एक तलातुम खड़ा हुआ है, इसमें जो भी हमने फ़ैसला करना है वो देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी के ऊपर किया जाएगा। इसी तरह से MQM के जो सीनियर रहनुमा है वसीम अख्तर, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से वज़ीर आज़म को, इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। और बल्कि यहाँ तक वसीम अख्तर ने कह दिया कि इमरान खान तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते थे, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि खलाई
जो मखलूक है उसकी ताकत के ज़रिए इमरान खान को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया है। और अगर वो खलाई मखलूक ना होती तो वज़ीर आज़म जो है इमरान खान जो है वज़ीर आज़म भी ना बनते। और जो कराची की 14 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं, ये नशिस्तें कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से नहीं जीत सकती। अच्छा, मुझे वसीम अख्तर के बयान से ये भी लगता है कि वो सोच रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, अगर हम इनके साथ इत्तेहादी बन के 5 साल पूरे करेंगे, ये मुझे लगता है, ये मेरी सोच, ये मेरी सियासी बसीरत कहती है कि अब शायद वो समझते हैं कि वो वक्त आ गया है कि अब हुकूमत का साथ छोड़ दिया जाए। क्योंकि MQM शायद ये सोच रखती है कि अगर 5 साल हम हुकूमत के साथ रहे तो 2023 के इलेक्शन में ये जो 14 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, जिन्हें हम रीगेन करना चाहते हैं, ये नशिस्तें हम दोबारा रीगेन नहीं कर पाएंगे। और जो 2018 के इलेक्शन में MQM का हशर हुआ है, उससे ज़्यादा बुरा हशर जो है वो 2023 के इलेक्शन में मुमकिन तौर पर MQM को फेस करना पड़ सकता है। ये वजह भी नज़र आती है। अब हम बात कर लेते हैं जो खान साहब की आज मंडी बहाउद्दीन के जलसे में एक तवील तकरीर थी, उसके जो वैसे मैंने 10 पॉइंट्स बताया, मैं 12 पॉइंट जो है वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा कि वो 10 पॉइंट्स इमरान खान की तकरीर के कौन से थे और उसमें हकीकत कितनी थी जो इमरान खान साहब ने डिस्कस किया। नाज़रीन, पहला जो पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करूंगा, वैसे जो मैंने नोट्स किए हैं उसकी तरह से उसी तरह तो आपके नाज़रीन के साथ मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो खास पॉइंट मैं ये समझता हूं वो सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। अब खान साहब जो है वो जलसा आम में एक अवाम के सामने ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है इमरान खान को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। बहुत सारे दोस्त अदलिया को क्रिटिसाइज़ करते रहे, अदलिया के ऊपर कर्ज करते रहे, बड़े सख्त किस्म के गैर मुनासिब अल्फाज जो है लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक इस्तेमाल किए गए कि लाहौर हाई कोर्ट ने 7 अरब का वो ड्राफ्ट नहीं लिया, 7 अरब का उनसे एक बॉन्ड नहीं लिया और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो मैं जो दोस्त ये एतराज़ उठाते हैं, आज भी मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं उन्हें शर्तिया कहता हूँ, गारंटी देता हूँ और बल्कि उन्हें यहाँ तक कहता हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि अगर आप कोई ऐसा अदालत का फ़ैसला, कोई पाकिस्तान का ऐसा कानून या आइन निकाल के दिखा दें जिसमें लिखा गया हो कि जितने की करप्शन किसी ने की होगी उतनी उससे अमाउंट जो है वो ज़मानत देते हुए उससे वापस ली जाएगी। अभी जो हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले नैब के कानून में तरमीम की है और उन तरमीम के ज़रिए जिस तरीके से लोगों को, सियासतदानों को, अननोन लोगों को, ताजरों को NRO दिया गया, वो भी आपके सामने है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो जो नैब के कानून में तरमीम की गई वो NRO से कम नहीं थे और अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपने दोस्तों को नवाजने के नैब के कानून में वो तरमीम की गई। अच्छा, उस कानून में भी ये प्रोविजन डाली गई थी कि जितने की करप्शन होगी मुस्तकबिल में, वो मुल्ज़म अगर ज़मानत चाहेगा, मेडिकल ग्राउंड पे चाहेगा या जिस भी नुक्ते पे चाहेगा, वो ज़मानत लेने से पहले उसे उतनी रकम ज़मानत के लिए जमा करवानी होगी बॉन्ड की सूरत में जितनी उसने करप्शन होगी। अच्छा, ये बात कानून में, नैब के कानून में शामिल की गई, लेकिन फिर इस बात को वापस ले लिया गया, इस प्रोविजन को निकाल दिया गया कि अगर अदालतों में ये नुक्ता, ये आर्टिकल, ये सेक्शन चैलेंज हो गया तो फिर पूरा का पूरा जो नैब लॉ है, जो हमने तरमीम की है, जो हमने अमेंडमेंट की है, वो अदालतों से उड़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि प्रोविजन वापस ले ली जाए। तो 7 अरब की जब प्रोविजन निकाली थी कि नवाज शरीफ से 7 अरब का बॉन्ड लिया जाए, ना उसकी आईनी इजाज़त देता था, ना कानूनी इजाज़त देता, और जो अदालतें हैं वो आइन और कानून के बरक्स या उससे हटकर फैसला नहीं दे सकते। जजेस ने हल्फ उठाया होता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। तो जो लोग एतराज़ करते हैं, आज खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया कि हमने इजाज़त दी थी, हमने ECL से नाम निकाला था। दूसरी जो खान साहब ने बात की है कि मैं इनको डाकू कहता हूँ और इसलिए डाकू कहता हूँ कि 20 साल से ये एक दूसरे को डाकू कहते आ रहे हैं, तो मैं भी इसी वजह से इन दोनों को, यानी नवाज शरीफ को और जरदारी ख़ानदान को डाकू कहता हूँ। तो खान साहब से आप तमाम देखने वाले ये सवाल पूछें कि 2002-03 के बाद आप परवेज़ इलाही को, जब उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, चौधरी ख़ानदान के खिलाफ, चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब के केसेस थे, लेकिन फिर जब उन्होंने काफ लीग बना ली, उनके खिलाफ वो तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, पेंडिंग में डाल दिए गए और उन्हें वज़ीर आला भी बना दिया गया। काफ लीग को मरकज़ में भी इस्टेब्लिश किया गया, मरकज़ में वफाकी हुकूमत भी दी गई। तो आप उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को, चौधरी साहबान को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, करप्ट कहा करते थे। आप कहते थे कि उन्होंने बहुत लूट मार की है, लेकिन फिर जब आपको इक़्तिदार चाहिए था, आपने हुकूमत बनानी थी, आपने वज़ीर आज़म की सीट पे बैठना था, तो आपने उन्हीं डाकुओं के साथ एहतियात किया और परवेज़ इलाही को ना सिर्फ मरकज़ में वजारतें दी, बल्कि आपने पंजाब में भी उन्हें स्पीकर बना दिया और पंजाब की वजारतों में भी उन्हें नवाजा। दूसरा नुकता, मौलाना चाहते हैं कि जल्दी से हुकूमत को गिरा दूँ ताकि ये अगले 5 साल कहीं इमरान खान ना हो जाए, इमरान खान दोबारा ना अगले 5 साल हुकूमत में आ जाए।
तो ये खान साहब की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो सोर्सेज बताते हैं कि अपोजिशन का टारगेट इमरान खान नहीं है, अपोजिशन का टारगेट कोई और है। और अगर अपोजिशन ये समझती है, अगर अपोजिशन को वो जो रिजर्वेशन अपोजिशन की पाई जाती हैं कि एक दूसरे शख्स को, जैसे खान साहब रोकना चाहते थे, बड़े ओहदे पे लाना चाहते थे, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, अगर उससे किसी तरीके से उस शख्सियत से मुतल्लिक़ अपोजिशन की रिजर्वेशन को और जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रिजर्वेशन पाई जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, उन्हें एड्रेस कर दिया जाए, तो यही अपोजिशन फिर एस्टेब्लिशमेंट से कहेगी, कंट्रोल टावर से कहेगी कि हमने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी, इसे 5 साल पूरे करने दें। तो ये खान साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो हकीकत है वही है जो मैंने आप नाज़रीन को बता दी है। पाँचवां पॉइंट उन्होंने कहा कि मकसूद चपड़ासी कौन है, ये अवाम से उन्होंने पूछा। तो ये खान साहब को अवाम से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। रोज़ आपके जो वज़रा हैं, जो आपकी हुकूमत के लोग हैं, टीवी पे बैठ के 20 बार ये बयान देते हैं कि मकसूद चपड़ासी कौन है, मकसूद चपड़ासी कौन है, बजाय इसके कि आप वहाँ पर अवाम की बात करते, गवर्नेंस की बात करते, महंगाई को कम करने की बात करते। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। 5वां पॉइंट उन्होंने कहा कि अली इमरान को, जो दामाद हैं शहबाज शरीफ को, बिल्डिंग दे दी गई, उसकी किराए पे ले ली गई और किराया जो है वो पहले देना शुरू कर दिया गया, बिल्डिंग का कब्जा नहीं लिया गया था। तो ये भी खान साहब जो है वहाँ पर शायद उन्हें पता नहीं था कि एहतसाब अदालत का जो साफ पानी केस का जो प्रोजेक्ट है उस पर फैसला आ चुका है, जिसमें लिख दिया गया है कि इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई, किसी किस्म की गैर शफाफियत नहीं हुई, बल्कि जितने भी इकदाम उठाए गए हैं, चाहे अली इमरान की बिल्डिंग ली गई थी, वो बाकायदा जो पेपरा रूल है, जो बिल्डिंग का प्रोसेस है, उसके मुताबिक दी गई थी। 6वां पॉइंट, इमरान खान कहते हैं कि इनको इमरान खान का डर है कि मुशर्रफ की तरह इन्हें एनआरओ मैं नहीं दूंगा। आप खान साहब बिल्कुल इनको एनआरओ ना दें, लेकिन जो एनआरओ आपने जहांगीर तरीन को दिया, उनके मुकदमात के हवाले से, जो आपने शुगर स्कैंडल के लोगों को दिया, जो आपने आटा वालों को दिया, जो आपने अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को दिया, उनका भी जवाब दे दें। और अगर परवेज़ मुशर्रफ का एनआरओ देना गलत था तो अदालत का फैसला आ चुका है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। क्यों आप नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के हवाले से आज तक आपने कौन से इकदाम उठाए हैं, इसका भी फिर आपको जवाब देना चाहिए। 7वां पॉइंट वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद की जल्दी है क्योंकि बच नहीं सकते, अदलिया आज़ाद है। एक तरफ आप कहते हैं कि अदलिया आज़ाद है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बच नहीं सकते, और आप यूँ कह के कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए मैं इसे देख लूँगा। तो फिर ये आप किस जोम के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर कहते हैं, इसका भी खान साहब जो है किसी मौके पर इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। 8वां पॉइंट, मैं आपके प्लान के लिए तैयार बैठा हूँ, शिकस्त होगी आप जेल जाएंगे। जेल वो जाएंगे, वो अदालतों के हुक्म के ऊपर जाएंगे, अगर उन्होंने करप्शन की है, वो साबित होती है, वो ज़रूर जेल जाएंगे। लेकिन आपने जो उन्हें शिकस्त देने का प्लान बनाया है, कौमी असम्बली का इजलास आपने 14 को बुलाना था, फिर 18 को बुलाया गया, क्या वजह बनी कि आपने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया, 25 फरवरी तक ले गए। तो नज़र आ रहा है कि आप भी इस प्लान को अवॉइड करने के लिए जितनी हद तक हो सकता है जो अवाम के इदारे हैं उसके इजलास को मौखर कर रहे हैं। 9वां पॉइंट, महंगाई पर आपने बात की कि सारा वक्त सोचता रहता हूं कि महंगाई कैसे कम करूं, और इसी सोचने के दौरान आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, आप बिजली की कीमत में इजाफा कर देते हैं, आप दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों के ऊपर टैक्स लगा के उनकी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। तो ये खान साहब आप महंगाई के हवाले से सोच रहे हैं। 10वां पॉइंट, पाकिस्तान में पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी खान साहब ने दावा किया हमने बनाई, और वो आज़ाद खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि सऊदी अरब पे कहने पर आप मलेशिया का दौरा आपने कैंसिल कर दिया, फिर आप मलेशिया के दौरे पे गए, सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर आपने मलेशिया का जो है वो गुड बाय कह दिया, साइलेंटली आपने कह दिया, और फिर आपने सऊदी अरब का दौरा किया, और फिर सऊदी अरब ने हमें हालिया दिनों में माली तौर पे असिस्ट किया है। सेहत कार्ड के हवाले से आपने बात की है, उस पर डिटेल में बात कर सकता हूँ, यहाँ पर बात नहीं करूँगा। IT के हवाले से भी आपने बात की कि हम एक इनकलाब नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं, इस पर भी अगले प्रोग्राम में बात करूँगा। और फिर आपने कहा कि मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं, आपकी ज़ाती दुश्मनी नहीं, तो आप मीडिया पे ठहर के कहते हैं कि तुम वापस आओ मैं देख लेता हूँ, ये निशानदेही करते हैं कि आपकी ज़ाती दुश्मनी है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आपको इस तरह के इकदाम उठाने के बजाय सिर्फ आवाम को सोचना चाहिए, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने लूट मार की है, मुल्क का पैसा लूटा है, जो चोर हैं, डाकू लुटेरे हैं, आपको उनके मामला सिर्फ अदालतों पे छोड़ देने चाहिए। आप सिर्फ आवाम की डिलीवरी, आवाम की सहूलत, आवाम की आसानी के हवाले से फ़ैसले करें। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।